वास्तुकला के सभी छात्रों और डिजाइन प्रेमियों का आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे जिद्दी और जुनूनी दूरदर्शी की कहानी की परतें खोलने वाले हैं जिसने हमारी निर्मित दुनिया यानी हमारे आसपास के माहौल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सिर्फ कुछ ईंट और पत्थरों की बोरिंग कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसे अनोखे दर्शन की कहानी है जिसे हम एक बेहद दिलचस्प कथा के रूप में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत फ्रैंक लॉयड राइट के एक बेहद गहरे विचार से करते हैं। उन्होंने कहा था, कोई भी घर कभी किसी पहाड़ी पर या किसी चीज पर नहीं होना चाहिए। इसे पहाड़ी का हिस्सा होना चाहिए, उसी से जुड़ा हुआ। जरा सोचिए, ये शब्द आज के हमारे इस ऐतिहासिक पात्र को समझने के लिए एकदम सही मंच तैयार करते हैं। जिस दौर में इमारतें जबरदस्ती प्रकृति के ऊपर थोपी जा रही थीं, उस समय ऐसा सोचना सच में बहुत क्रांतिकारी था। उनका मानना था कि घर और प्रकृति को आपस में ऐसे घुल-मिल जाना चाहिए जैसे वो एक ही हों। आज के हमारे सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले दूरदर्शी निर्माता की कहानी, फिर जैविक वास्तुकला यानी ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर का विकास, उसके बाद स्थापत्य कला के 3 बेहतरीन मास्टरपीस, फिर हम देखेंगे निर्माण का व्यवसाय और आखिर में भविष्य के वास्तुकारों के लिए कुछ अहम सबक। चलिए पन्ने पलटते हैं और आते हैं अध्याय 1 पर, एक दूरदर्शी निर्माता की कहानी। आप देखिए, हर महान कहानी में एक नायक तो होता ही है, और मजेदार बात यह है कि यहाँ हमारा मुख्य पात्र सिर्फ एक आम आर्किटेक्ट या निर्माता नहीं है, बल्कि वो प्राकृतिक दुनिया का एक अथक योद्धा है। एक ऐसा जिद्दी इंसान जिसने ठान लिया था कि इंसानी बस्तियों और प्रकृति के बीच पूरा तालमेल होना ही चाहिए, हर हाल में। जरा सोचकर देखिए, उस दौर में जब हर तरफ बस कंक्रीट के बड़े बड़े और कठोर डिब्बे खड़े किए जा रहे थे, हमारे इस नायक ने प्रकृति से सीधा संवाद करने की ठानी। एकदम अलग सोच है ना। अब बढ़ते हैं अध्याय 2 की तरफ, जैविक वास्तुकला का विकास। कहानी में आगे बढ़ते हुए अब हम उस जादुई बीज की बात करेंगे जिससे ये सारे नए विचार अंकुरित हुए हैं। हम बात कर रहे हैं जैविक वास्तुकला यानी कि ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर की। तो आखिर ये है क्या? सरल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा डिजाइन दर्शन है जो इंसानों के रहने की जगह और प्राकृतिक दुनिया के बीच एक ऐसा गजब का तालमेल बनाता है जो पूरी तरह से आपस में गुंथा हुआ हो। मतलब सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी इमारत को देखकर ऐसा लगना चाहिए जैसे वो स्वाभाविक रूप से अपने आसपास के माहौल से ही उगी हो। ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि उसे आसमान से लाकर जबरदस्ती जमीन पर पटक दिया गया है। इस पूरे कंसेप्ट को एक बहुत ही आसान लेकिन दमदार उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ देखिए, ये पारंपरिक कठोर बक्सा, एकदम निर्जीव, बंद, जिसे अपने आसपास के नज़ारों से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी तरफ देखिए, एक बढ़ता हुआ पेड़ जो पूरी तरह से जैविक है, जिंदा है और प्रकृति के बीच अपनी शाखाएं फैलाकर उसके साथ ढल जाता है। हमारी इस ऑर्गेनिक वास्तुकला ने भी ठीक यही किया। उस बेजान डिब्बे को पूरी तरह से नकार दिया और पेड़ जैसी ढल जाने वाली जिंदा संरचनाओं को अपना लिया। यह सच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब आते हैं अध्याय 3 पर, 3 स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने यानी मास्टरपीस। अब ये देखना सच में बहुत दिलचस्प है कि पेड़ जैसी ये विचारधारा हकीकत में शानदार इमारतों के रूप में कैसे खिल उठी। अगर हम इन 3 प्रमुख इमारतों की तुलना करें तो एकदम साफ हो जाता है कि कैसे हर एक संरचना अपने पर्यावरण को गले लगाती है और जैविक दुनिया की नकल करती है। सबसे पहले रॉबी हाउस, जो प्रेरी के परिदृश्य से प्रेरित है और अपनी विस्तृत क्षैतिज रेखाओं का कमाल दिखाती है। फिर है फॉलिंग वाटर, जो एक बहते हुए झरने के ठीक ऊपर कैंटिलीवर छज्जों के साथ ऐसे टिका है मानो वो प्रकृति का ही कोई हिस्सा हो। और अंत में गुगेनहाइम, जो एक समुद्री सीप यानी नॉटिलस शेल से प्रेरित होकर अपने लगातार घुमावदार रैंप के साथ आसमान की ओर उठता है। ये सच में कमाल है। चलिए अब देखते हैं कि ये सब समय के साथ कैसे आगे बढ़ा। अगर हम 50 सालों के डिजाइन इतिहास पर नजर डालें तो इस जैविक दर्शन को परिपक्व होते हुए साफ देखा जा सकता है। 1909 में रॉबी हाउस ने क्षैतिज स्पेस को एक नई पहचान दी। फिर 1935 में फॉलिंग वाटर जंगलों के बीचों बीच स्थापित हुआ और 1959 तक आते आते गुगेनहाइम आसमान की ओर एक घुमावदार आकार में उठ खड़ा हुआ। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये वास्तुकला के जरिए प्रकृति का एक निरंतर विकास है। अब रुख करते हैं अध्याय 4 का, निर्माण का व्यवसाय।
देखिए, दुनिया की सबसे जादुई कहानियों में भी कुछ न कुछ व्यवहारिक सच्चाई तो होती ही है। कला अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन इन जैविक निर्माण विधियों के पीछे जो बिजनेस वाला दिमाग था ना, वो सच में कमाल का था। निर्माण को बिल्कुल बच्चों के खिलौने वाले मॉड्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह इस्तेमाल किया गया। इससे बहुत बड़े पैमाने पर काम आसान हो गया। पहले मानकीकृत डिजाइन वाले सांचे बनाना, फिर स्थानीय कंक्रीट से एक जैसे ब्लॉक तैयार करना, उन्हें स्टील की छड़ों से बुनना और फिर बड़ी बड़ी संरचनाएं खड़ी कर देना। इस पूरे प्रोसेस ने कलात्मकता से कोई समझौता किए बिना काम को अविश्वसनीय रूप से कुशल और तेज बना दिया। और यहां सबसे चौंकाने वाली बात है इसका विशुद्ध व्यावसायिक फायदा। पूरे 50% की कमी। जी हां, मानकीकृत टेक्सटाइल ब्लॉक सिस्टम और यूसोनियन डिजाइनों ने कस्टम चिनाई में लगने वाले लेबर के घंटों को सीधा आधा कर दिया। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि अगर कोई दूरदर्शी है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसके आइडिया अव्यावहारिक होंगे। अच्छे डिजाइन के साथ साथ शानदार बिजनेस भी किया जा सकता है। एक जैसे मानकीकृत सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि हाई क्लास जैविक डिजाइन अब मध्यम वर्ग की पहुंच में भी आ गए। पारंपरिक कस्टम निर्माण में बहुत पैसा और समय लगता था, लेकिन उसकी तुलना में मॉड्यूलर यूसोनियन घर बहुत ज्यादा किफायती और तेजी से बनने वाले साबित हुए। ये साफ दिखाता है कि एक महान डिजाइन लाभदायक होने के साथ साथ बड़े पैमाने पर आम लोगों के लिए सुलभ भी हो सकता है। और अब हम आ गए हैं अध्याय 5 पर, भविष्य के वास्तुकारों के लिए सबक। अब जब हम इस शानदार कहानी के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो वास्तुकला के छात्रों के लिए इस विजनरी की कहानी से कुछ बेहद जरूरी सबक समेटने का समय आ गया है। ये 4 बातें हमेशा याद रखने वाली हैं। पहला, उस बक्से वाली सोच से पूरी तरह बाहर निकलना। दूसरा, प्राकृतिक नज़ारों को ये तय करने देना कि आपकी इमारत का ढांचा कैसा होगा। तीसरा, अपनी कला को बड़े पैमाने पर ले जाने के लिए निर्माण के छिपे हुए हिस्सों को स्टैंडर्डाइज करना। और सबसे जरूरी बात, हमेशा उस जगह के अंदर रहने वाले इंसानी अनुभव को ध्यान में रखकर डिजाइन करना, क्योंकि असली इनोवेशन के लिए प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान और निर्माण का एक चतुर तरीका, इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए वास्तुकला की अगली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। आने वाले कल के वास्तुकार भविष्य के इन कंक्रीट के जंगलों में अपने खुद के जैविक विचारों के बीज कैसे बोएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो इस सेशन के खत्म होने के काफी समय बाद भी गूंजता रहेगा। प्रकृति और वास्तुकला की ये बातचीत भविष्य में क्या नया रूप लेगी, ये सोचना सच में बहुत रोमांचक है।